حسین رسم ودا با تو چیه؟ यूक्रेन में मौत का तांडव, ईरान में जनाजे का मातम। जनरल मुनीर के तांडव से पीओके में कत्ले आम। 90 मिनट तक पुतिन और ट्रंप की बात, 9 मिनट तक यूक्रेन पर मिसाइल हमले, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों से दहला कीव, तबाही देखकर चीख पड़े जेलेंस्की। जुलाई बना जेलेंस्की के लिए जहन्नुम, यूक्रेन के 13 शहर बने खंडहर। 7 जुलाई को तुर्की में नेटो का सम्मेलन, रूस को हराने की आखिरी तैयारी। कीव पर एक ही रात में कुल 570 हवाई हमले, जेलेंस्की ने मांगी पैट्रियट मिसाइलें। खामेनेई के जनाजे में बदले की कसम। 3000 किलोमीटर में ट्रंप के खिलाफ नारे। अगर खामेनेई के अंतिम संस्कार में हुआ हमला तो अमेरिका और इजराइल को कर देंगे भस्म। ईरान की चेतावनी से बौखलाया अमेरिका। ट्रंप का ऐलान, ईरान को दी 7 दिन की छुट्टी। अगर चाहे खामेनेई के जनाजे को उड़ा सकता है अमेरिका। ट्रंप की फिर धमकी, अगर डील नहीं हुई तो ईरान एक रात में होगा खत्म। बगावत से बौखलाई मुनीर सेना, पाकिस्तानी सेना ने निहत्थों पर की अंधाधुंध गोलीबारी। जनरल डायर बना फील्ड मार्शल मुनीर, पीओके में मार दिए 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी। मुजफ्फराबाद, मीरपुर में पाक रेंजर्स की बर्बरता। 30 से ज्यादा दिनों से जल रहा है पीओके। यूक्रेन से ईरान तक बदले की तैयारी। पाकिस्तान में मौत के तांडव से पीओके में खूनी दरिया बहाने की तैयारी। از برای خونخواهی جام بر تن ماست قسم به خون تو قتل ترامپ گردن ماست. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में लाखों लोगों की भीड़ जुटी। जुलूस में अमेरिका और इजराइल से बदले के नारे लगे। इस बीच ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर वो चाहते तो एक हमले में ईरान की पूरी लीडरशिप को मिटा देते, जिस पर तेहरान ने भी पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका के पास ना तो सभ्यता है और ना ही सम्मान। तेहरान, जहां सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की शोक यात्रा महज धार्मिक रस्म नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्से का सबसे बड़ा मंच बन गया। आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में उमड़ी लाखों की भीड़ ने अमेरिका और ब्रिटेन के झंडों को जला दिया।
भीड़ के हाथों में ऐसे पोस्ट दिखे जिस पे लिखा था देयर विल बी ब्लड, मतलब वहां खून तो होगा। ट्रंप, जेडी वेंस और नेतन्याहू की तस्वीरों पर लाल सियाही से क्रॉस के निशान लगे थे। क्या ईरान ने 3000 किलोमीटर तक बिछा दिया अमेरिका से बदले का प्लान? क्या तेहरान ने कर दिया 9 जुलाई को अली खामेनेई के बदले का ऐलान? क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल का खाड़ी में दाना पानी बंद करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? کسی که کش امام مرا हाथों में लाल झंडे, बदले का शोर, लाखों की भीड़ और 3000 किलोमीटर लंबी शोक यात्रा के जरिए तेहरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ ही सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे देशों को दिखा दिया है कि वो अकेला नहीं है, पूरा ईरान सभी पर भारी है। کشیم که ننگ ماست اگر قاتل تو را نکشیم از این به بعد کفن جای جام بر تن ماست قسم به خون تو قتل ترامپ گردن ماست तेहरान की सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने सिर्फ अपने सर्वोच्च नेता को श्रद्धांजलि नहीं दी, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी दिया। जंग के बाद पहली बार ईरान की राजधानी तेहरान में इतने बड़े पैमाने पर जुटी भीड़ ने संदेश देने की कोशिश की कि ईरान की एकजुटता को कोई तोड़ नहीं सकता। यही वजह है कि अब दुनिया की निगाहें सिर्फ तेहरान पर नहीं, बल्कि वॉशिंगटन, तेल अवीव और पूरे खाड़ी पर टिक गई हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ सुप्रीम लीडर की शोक यात्रा का नहीं है, सवाल है कि क्या तेहरान का शक्ति प्रदर्शन आगे किसी नई कूटनीति या सैन्य टकराव की भूमिका बनेगा। क्या 9 जुलाई को अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के साथ ही तेहरान की सीक्रेट मिसाइल लॉन्च होगी? क्या 1500 किलोमीटर वाली रेंज मिसाइल खैबर शिकन से ईरान तेल अवीव को जलाना शुरू करेगा? या 1500 किलोमीटर रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह से खाड़ी में यूएस बेस को निशाना बनाएगा? या 4000 रेंज वाली मिसाइल खुर्रम शहर से परमाणु युद्ध का ऐलान करेगा? ऐसे तेहरान पहले ही जंग की चेतावनी दे चुका है। ईरान ने धमकी दी है कि अली खामेनेई की यात्रा के दौरान अगर एक भी हमला हुआ तो वो अमेरिकी ठिकानों को तबाह करना शुरू कर देगा और इजराइल को जला देगा। अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में जुटी भीड़ ने अमेरिका से बदले का संदेश लिखा, लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर ब्लैक बोर्ड पर लिखा एटॉमिक बॉम्ब शब्द था। तो क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल से बदला लेने के लिए कोई परमाणु प्लान तैयार कर लिया है? क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल की ख्वाहिशों के उलट एटम बम बना लिया है? من واقعا این مراسم از دل و جون اومدم و نه به تیپ هم ربطی داره نه به قیافه به هیچی. از دل و جون واقعا اومدم و واقعا از دل و جونم ناراحتم. یک روزی اگه فرزندم از من بپرسه که تو چنین روزی کجا بودی، خجالت نکشم بگم خونه نشسته بودم از قاب تلویزیون میدیدم، بگم وسط این مردم داشتم به سر و سینم میزدم برای عزاداری آقا. مهمترین ویژگی رهبرم به نظرم اقتدارشون بود، واقعا مقتدر بود. ईरान से अमेरिका और इजराइल की लड़ाई परमाणु प्रोग्राम पर हुए टकराव के बाद ही शुरू हुई। नेतन्याहू और ट्रंप ने सबसे पहले ईरान के परमाणु ठिकाने पर ही हमला किया और जब जंग इसके आगे बढ़ी तो पूरी खाड़ी जलने लगी। अमेरिका और इजराइल को अंदाजा भी नहीं था कि तेहरान बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक ताकत के साथ पलटवार करेगा। ट्रंप और नेतन्याहू बार बार दोहरा रहे हैं कि वो ईरान को कभी परमाणु ताकत हासिल नहीं करने देंगे, लेकिन अभी तक की डील में ईरान ने परमाणु शर्तों को सबसे आखिर में रखा है। ईरान ने तो अपने परमाणु प्रोग्राम पर किसी तरह की बात करने से भी इनकार कर दिया है। We want durable commitments that are verifiable
and backed up by inspections that Iran will denuclearize their entire country. Some days, actually, more oil coming out of the Strait than came out before the war even started. So there's this element of the, where the world oil economy is kind of getting back into gear. That's going to take a little bit of time, but you've already seen the prices come way down. अमेरिका और ईरान के बीच जून में 14 पॉइंट पर समझौते हुए थे। इसमें हॉर्मुज खोलने, अमेरिकी नाकेबंदी हटाने और ईरान की फ्रीज संपत्तियों को रिलीज करने पर सहमति बनी थी। लेकिन इसके बाद भी अभी तक दोनों देशों के बीच फाइनल डील पर कोई भी क्लियर स्टैंड सामने नहीं आया है। अंतिम समझौते के लिए दोनों के बीच अभी भी बातचीत जारी है। परमाणु प्रोग्राम पर अभी भी अमेरिका और ईरान में टकराव बरकरार है। तो सवाल है कि ईरान और अमेरिका में बातचीत आगे बढ़ेगी या मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान का टकराव सबसे बड़ा संकट बन जाएगा। ईरान का परमाणु मुद्दा अभी तक गर्म है। कई महीनों से मिडिल ईस्ट की राजनीति में ईरान और अमेरिकी टकराव की वजह से जंग की स्थिति बनी हुई है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। नेतन्याहू कहते हैं कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। במשך עשרות שנים אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני. אני יכול להגדיר את זה כמשימת חיי. עמדתי בה עד היום ואני אעמוד בה גם בעתיד. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. लेकिन ईरान अभी भी अमेरिका के परमाणु प्रोग्राम की शर्तों को मानने से इनकार कर रहा है। तेहरान बार बार दावा कर रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वो अपने अधिकारों को हासिल करने से पीछे नहीं हटेगा। यानी विवाद सिर्फ मिसाइलों का नहीं, सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जो दोनों पक्षों के बीच लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है। जंग खत्म होने के बाद भी ट्रंप ईरान को धमकी दे चुके हैं कि एक हमले में वो ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म कर सकते हैं। ईरान ने ट्रंप की धमकी पर पलटवार किया और कहा, अमेरिका के पास न सभ्यता न सम्मान। तेहरान की सड़कों पर ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है। 36 डिग्री की गर्मी में अमेरिका से बदले की आवाज गूंज रही है। ट्रंप को खत्म करने की कस्में खाई जा रही हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या बढ़ते तनाव के बीच बातचीत की कोई खिड़की अभी भी खुली है? क्या दोनों पक्ष फिर से अपने अपने रुख पर पहले से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं? I don't think there's a rift. America called us the model ally because we're, unlike many of your so-called allies, we actually fight alongside you. Our brave soldiers and your brave soldiers fight shoulder to shoulder. I think America has no greater ally than Israel, and Israel has no greater ally than the United States. रूस और चीन पहले से ही ईरान के समर्थन में खड़े हैं। यूरोप इस जंग में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर कोई कूटनीतिक रास्ता निकालने में लगा है। लेकिन जितना लंबा ये टकराव जारी रहेगा, उतनी ही अनिश्चितता पूरे पश्चिम एशिया में बढ़ती जाएगी। फिलहाल अमेरिका और ईरान की तरफ से कोई हमले नहीं हुए हैं, लेकिन ईरान और इजराइल में तनाव अब भी चरम पर है। इराक और सीरिया में इजराइल के खिलाफ गुस्सा है। होर्मुज को लेकर अभी भी ईरान और अमेरिका में तनाव की स्थिति है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग का मोर्चा अभी भी ऑन है। लेबनान में जारी जंग की वजह से ईरान गुस्से में है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर लेबनान पर इजराइल के हमले जारी रहे तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यानी तेजी से बढ़ते तनाव को अगर नक्शे पर देखें तो साफ समझ आता है कि मामला सिर्फ
2 देशों तक सीमित नहीं है। ईरान, इजराइल, खाड़ी के देश, अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्ग होर्मुज सभी एक बड़े युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। यही वजह है कि हर नई राजनीतिक या सैन्य हलचल का असर सिर्फ एक इलाके या देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में महसूस हो रही है। दुनिया के बड़े हिस्से की ऊर्जा आपूर्ति होर्मुज से होकर गुजरती है। जब भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार की नजर इसी इलाके पर टिक जाती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर खाड़ी में तनाव लंबे वक्त तक रहा तो इसका असर वैश्विक कारोबार, समुद्री ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा की कीमतों पर दिखाई देगा। भारत भी इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। वजह साफ है, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय काम करते हैं। ऐसे में खाड़ी में किसी भी बड़े बदलाव का असर ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर पड़ सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि अंतिम संस्कार और शोक कार्यक्रमों के बाद तेहरान की आधिकारिक रणनीति क्या होगी। क्या वो तनाव कम करने की कोशिश होगी या बयानबाजी और कूटनीतिक टकराव और तेज होंगे। उधर वॉशिंगटन, तेल अवीव और पश्चिम एशिया के दूसरे देश भी इन हालात पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही जंग बढ़ती जा रही है। नेतन्याहू ने लेबनान से अपने सैनिकों की वापसी से इनकार कर दिया है। हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने की कसम खाई है। एक तरफ शोक, दूसरी तरफ शक्ति प्रदर्शन, एक तरफ परमाणु कार्यक्रम पर गतिरोध तो दूसरी तरफ खाड़ी के कई देशों की सुरक्षा दांव पर लगी हुई है। यही वजह है कि तेहरान की अंतिम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया की बदलती राजनीति की ऐसी तस्वीर बन गई है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। हर कोई इस सस्पेंस में है कि कहीं ये शोक यात्रा किसी बड़े बदले की कहानी न लिख दे। रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन पर हमले रोकने को तैयार नहीं है। 90 मिनट तक ट्रंप पुतिन को समझाते रहे कि यूक्रेन पर तुरंत हमले बंद करो, लेकिन पुतिन ने बातचीत के इन्हीं 90 मिनट में यूक्रेन पर 9 घंटे के बराबर बारूद बरसा दिया। इधर ज़ेलेंस्की चीख रहे हैं कि अगर जल्द ही उन्हें पेट्रियट मिसाइलें नहीं मिली तो पुतिन पूरे यूक्रेन को तबाह कर डालेंगे। नब्बे मिनट की बाद 9 घंटे चला बारूद। पुतिन ट्रंप की बात, यूक्रेन पर प्रहार। रूस यूक्रेन जंग में ना तो बारूदी हमले रुक रहे हैं और ना ही वार्ताएं रुक रही हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि युद्ध को 4 साल 4 महीने और 12 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 से 36 घंटे के अंदर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 90 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। लेकिन इस बातचीत के बावजूद रूस ने यूक्रेन पर तूफानी हमले किए हैं। यानी जुलाई का महीना अभी से ही ज़ेलेंस्की के लिए जहन्नुम साबित होने लगा है। इधर 7 जुलाई से तुर्की की राजधानी अंकारा में नेटो का 2 दिन का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रूस को घेरने के लिए नेटो कुछ बड़े फैसले ले सकता है। हम आपको सबसे पहले यह दिखाते हैं कि रूस ने जिस तरह से ट्रंप से बातचीत के दौरान ही यूक्रेन पर हमले किए हैं, उसका सबसे ज्यादा असर अब जमीन पर दिखने लगा है। नब्बे मिनट में 4 साल की जंग, 6 जुलाई का सबसे बड़ा हमला। अंधेरे में डूबा कीव शहर और अचानक
आसमान में लाल और पीले रंग की चमकती रोशनी साबित कर रही है कि जुलाई का महीना ज़ेलेंस्की के यूक्रेन के लिए जहन्नुम साबित होने लगा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उन्होंने यूक्रेन के सैन्य बुनियादी ढांचे और ड्रोन कारखानों को निशाना बनाया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी। मलबे के नीचे दबे आम नागरिक और ढह चुकी बहुमंजिला इमारतें रूस के सटीक हमलों के दावों पर सवाल उठा रही हैं। रूस ने कीव को निशाना बनाते हुए मिसाइलों और ड्रोन का एक बड़ा और संयुक्त हमला किया है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और बड़ी संख्या में अटैक और डिकॉय ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार हमले में अब तक कम से कम 10 से 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 45 से 60 लोग घायल हुए हैं। रिहायशी इमारतों को सीधा निशाना बनाया गया है। रूसी हमले में दर्जनों क्रूज मिसाइलें, 29 बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे स्कंदर और किंजल और सैकड़ों सुइसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। रूस की वायुसेना ने माना कि रूस की सभी 29 बैलिस्टिक मिसाइलें अपने लक्ष्यों पर सटीक लगीं। यूक्रेन के पास उन्हें रोकने के लिए पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी हो चुकी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उनके हमले का लक्ष्य कीव में हथियार बनाने वाले कारखाने और सैन्य बुनियादी ढांचा था, जहां ड्रोन, बख्तरबंद वाहन और मिसाइल मरम्मत के काम होते हैं, जिससे कीव के पोडिल्स्की और डार्निट्सिया जिलों में बहुमंजिला इमारतें तबाह हो गई हैं। यह हमला राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की उस चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद हुआ जिसमें उन्होंने एक बड़े हमले की आशंका जताई थी। यह पिछले 4 दिनों में कीव पर हुआ दूसरा बड़ा हमला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर पश्चिमी देशों से अपनी एयर डिफेंस सिस्टम, विशेष रूप से पैट्रियट मिसाइलों की आपूर्ति को तेज करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मिसाइलों की कमी रूस को और अधिक आक्रामक बना रही है। पुतिन ट्रंप की 90 मिनट बाद ज़ेलेंस्की को नहीं बचा पाएंगे ट्रंप। यूक्रेन पर रूस की भीषण बमबारी के पीछे की सबसे बड़ी कूटनीतिक हलचल अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस यानी 4 जुलाई को हुई थी। इसका डिटेल 6 जुलाई को दुनिया के सामने आए। रिपोर्ट का दावा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच 90 मिनट तक फोन पर व्यावसायिक और दूसरे मुद्दों पर बात हुई। ट्रंप ने फोन पर पुतिन से 2 टूक ये भी कहा कि युद्ध को तुरंत रोकें। रिपोर्ट्स का दावा है कि बातचीत के दौरान पुतिन ने भी ट्रंप से साफ लहजे में कह दिया है, रूसी सेना डोनबास और डोनेट्स्क इलाके में लगातार आगे बढ़ रही है और अब रूस नहीं रुकेगा। पुतिन ने ट्रंप से कहा कि रूस बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। जिस वक्त ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हो रही थी, ठीक उसी वक्त रूसी सेना कीव को राख में मिलाने की तैयारी कर रही थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पुतिन का ट्रंप को अपनी ताकत दिखाने का तरीका था? Все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности. Он последователен, убежден в своем понимании происходящем, но главное, он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которая до него доводит. रूसी हमलों से यूक्रेन सिर्फ रो नहीं रहा है, बल्कि यूक्रेन के एडवांस ड्रोन विंग ने रूस के अंदरूनी हिस्सों पर अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला किया है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और विशेष रूप से यारोस्लाव शहर को निशाना बनाया गया। रूसी गवर्नर मिखाइल यावरायेव के अनुसार रात भर में 500 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूसी सीमा पर हमला किया है। यारोस्लाव की एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन के ड्रोन सीधे जाकर टकराए, जिससे रूस की ईंधन सप्लाई चेन को तगड़ा झटका लगा है। इधर दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर पश्चिमी देशों से अपने एयर डिफेंस सिस्टम, खास तौर से पैट्रियट मिसाइलों की सप्लाई बेहद तेज करने को कहा है। ज़ेलेंस्की ने हमले से कुछ घंटे पहले ही देश को आगाह किया था
उन्होंने कहा जब तक हमारे सहयोगियों के गोदामों में पैट्रियट मिसाइलें धूल खा रही हैं, तब तक रूस रिहायशी इमारतों को तबाह करने के लिए प्रोत्साहित होता रहेगा। सौ घंटे में कीव पर कब्जा, पुतिन का ज़ेलेंस्की को चैलेंज। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर 570 हवाई हमलों से युद्ध को बेरहम युद्ध बना दिया है। किंजल, जिरकॉन जैसी घातक मिसाइल और शाहिद 136 से जैरान जैसे आत्मघाती ड्रोन यूक्रेनी शहरों के लिए काल बन चुके हैं। राजधानी कीव में रात के अंधेरे में रूस के हवाई हमलों से कीव का आसमान बिजली युद्ध मैदान नजर आ रहा था। एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन हमले से कीव में भयंकर नुकसान हुआ है। हम आपको हमले की फुल डिटेल और नुकसान का आंकड़ा बताने जा रहे हैं, जो आपको हैरान कर देगा। यूक्रेन पर रूसी हमलों की जो खबरें और आंकड़े अब तक सामने आए हैं, वो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। यूक्रेन ने इसे हाल के महीनों के सबसे बड़े हमलों में से एक बताया है। रूस ने लगभग 500 ड्रोन और 70 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। रूसी सेना ने पिछली रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक संयुक्त हवाई हमला किया है। इस हमले में कीव के भीतर कम से कम 13 नागरिकों की मौत हो गई है और 86 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 70 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कीव शहर के प्रशासन के मुताबिक पूरे शहर में करीब 33 से 38 लोकेशंस पर भारी नुकसान दर्ज किया गया है। सेंट्रल शेवचेंको बुलेवार्ड पर स्थित एक होटल और कई रिहायशी अपार्टमेंट पर मिसाइलें सीधे गिरी हैं, जिससे इमारतों की कई मंजिलें ढह गईं। इसके अलावा एक एम्बुलेंस स्टेशन, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट और कई व्यापारिक प्रतिष्ठान मलबे में तब्दील हो चुके हैं। यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि रूस ने एक साथ 570 हवाई हमले किए हैं, जिसमें 74 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। दावों के मुताबिक रूस ने जिन 74 मिसाइलों से कीव और यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर हमला किया, उसमें खास तौर पर जिरकॉन एंटीशिप, इस्कंदर बैलिस्टिक, कालिब क्रूज मिसाइलें शामिल हैं, जबकि 496 घातक सुसाइड ड्रोन से हमले किए गए, जिसमें शाहिद 136 और जेरॉन ड्रोन से रूस ने तूफानी हमले किए हैं। हालांकि यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि उसने 570 रूसी हमलों में से 524 रूसी हमलों को हवा में तबाह कर दिया है। रूस ने घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके ज़ेलेंस्की को बैकफुट पर पहुंचा दिया है। कीव पर बड़े हमले की खुफिया रिपोर्ट मिलते ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपना डबलिन यानी आयरलैंड दौरा बीच में ही रद्द कर तुरंत यूक्रेन लौट आए हैं। Утром сегодня во время, собственно, ежедневного доклада Верховному главнокомандующему начальник Генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам. कीव पर कब्जा, युद्ध का केंद्र पोक्रोवस्क। यूक्रेन ने रूस में 2 से 3 हजार किलोमीटर अंदर घुसकर अपनी लॉन्ग रेंज के ड्रोन और फ्लैमिंगो क्रूज मिसाइल से हमला करके रूस की तेल सप्लाई और उत्पादन को लगभग ठप कर दिया है। लेकिन यूक्रेन ये भूल गया कि जब रूस पलटवार करेगा तो उससे यूक्रेन को बेहिसाब दर्द और नुकसान होगा। शायद यूक्रेन को रूस का घातक हमला करना बेहद भारी पड़ रहा है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ क्रीमिया प्रायद्वीप पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। यूक्रेनी सेना रूसी सेना की रसद के मुख्य केंद्रों को तबाह करने में जुटी है। Видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам, СБС, Сил спеціальних операцій, СБУ, ГУР, всі наші підрозділи. Дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають नेटो की तरफ से यूक्रेन को मिले लंबी दूरी के हथियारों से क्रीमिया के पुल और सप्लाई लाइनों को काटा जा रहा है। 2026 के शुरुआती महीनों में नेटो के नए हथियारों की खेप मिलने के बाद यूक्रेन ने
दक्षिणी यूक्रेन और पश्चिमी ज़ापोरिज़िया में कई इलाकों को दोबारा आजाद कराकर पुतिन की अग्रिम सेना को पीछे धकेला है। लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। देखिए कैसे, जरा इन दो तस्वीरों और उनके आंकड़ों को देखिए। यूक्रेन ने हाल के हफ्तों में रूस के भीतर घुसकर रूसी रिफाइनरियों को बुरी तरह से तबाह किया है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों की वजह से रूस में पेट्रोल डीजल की भी भारी किल्लत हो गई है। व्लादिमीर पुतिन ने खुद स्वीकार किया है कि वे इस संकट से निपटने के लिए भारत जैसे देशों से तेल आयात करने और घरेलू एक्सपोर्ट पर बैन लगाने को मजबूर हुए हैं। लेकिन कीव पर रूस के ताजा हमलों से ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के कमांडर तक सकपका गए हैं। यूक्रेन ने नए सिरे से निकासी के आदेश जारी किए हैं क्योंकि कमांडर इन चीफ ओलेक्सांद्र सिरस्की ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जनरल स्टाफ को कीव पर ज्यादा हमले करने के निर्देश दिए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों का मानना है कि रूस कई मोर्चे पर दबाव बनाए रखते हुए ब्रायंस्क इलाके से एक नया अभियान शुरू कर सकता है। खुफिया और वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस द्वारा कीव पर अचानक हमलों की तीव्रता बढ़ाने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूसी नागरिक और ऊर्जा बुनियादी ढांचे जैसे तेल रिफाइनरीज पर किए गए हमलों का खूनी बदला है। रूस ने पहले ही विदेशी राजनयिकों को कीव छोड़ने की चेतावनी दी थी। पुतिन का मकसद यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडरों और राजनीतिक नेतृत्व पर मानसिक दबाव बनाना है ताकि रणनीतिक केंद्रों को निशाना बनाते वक्त ज़ेलेंस्की भारी दबाव में आ जाएं। रूस एक साथ दर्जनों ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है ताकि कीव की सुरक्षा में तैनात पश्चिमी देशों के पैट्रियट जैसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें खत्म होने के कारण फेल हो जाएं। То, что эскалация со стороны Европы происходит, это однозначно. То, что по мере становления своей оборонной идентичности Евросоюз занялся и вступил на путь милитаризации и, собственно, посвящает себя теме конфронтации с Российской Федерацией, это тоже однозначно. क्रेमलिन की अंदरूनी खुफिया खबरों और पुतिन के हालिया बयानों से उनके 2026 के प्लान का पता चलता है। पुतिन किसी भी ऐसे शांति समझौते को खारिज कर रहे हैं जिसमें यूक्रेन को रियायत मिले। पुतिन का प्लान यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ापोरिज़िया और खेरसॉन प्रांतों पर पूरी तरह कब्जा करना और यूक्रेन की सेना को पंगु बनाना है। यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर करना चाहते हैं। पुतिन का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा न बन पाए। बफर जोन का विस्तार। रूसी सेना यूक्रेन के सुमी और खार्किव इलाकों में बफर जोन बढ़ा रही है ताकि यूक्रेन की सेना रूसी सीमाओं जैसे कुर्स्क पर दोबारा हमला न कर सके। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रक्षात्मक मुद्रा से बाहर निकलकर रूस की सबसे कमजोर नस यानी उसकी तेल और ऊर्जा नेटवर्क पर अब तक का सबसे घातक ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोनों ने मॉस्को से दूर रूसी औद्योगिक इलाकों जैसे निजनी नोवगोरोड में स्थित रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों पर हमले किए हैं। रूस की नॉर्सी रिफाइनरी को निशाना बनाया गया जिसमें भारी तबाही हुई है। रूसी प्रशासन को आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता पर ईंधन देना पड़ रहा है और रूस को भारत जैसे देशों से बड़े पैमाने पर गैसोलीन आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पुतिन का अगले 48 से 100 घंटे का बड़ा प्लान है। अगले 48 घंटे में कीव की एयर डिफेंस यानी पैट्रियट सिस्टम को पूरी तरह थकाकर खत्म करना है ताकि रूसी फाइटर जेट्स यूक्रेन के आसमान पर राज कर सकें। खार्किव और सुमी में नया ग्राउंड ऑपरेशन तेज होने लगा है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की थल सेना अगले 72 घंटों में खार्किव और सुमी के मोर्चे पर एक बड़ा बफर जोन बनाने के लिए टैंक रेजिमेंट को आगे बढ़ा सकती है ताकि यूक्रेन की सेना को पीछे धकेला जा सके। अमेरिकी थिंक टैंक CSIS की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 20 लाख से ज्यादा सैनिक दोनों पक्षों के अब तक मारे जा चुके हैं। अब ऐसे हालात में अगर रूस और ज्यादा हमले यूक्रेन पर करता है तो जुलाई ज़ेलेंस्की के लिए कयामत साबित हो सकता है।
अब देखना होगा कि क्या यूक्रेन को ट्रंप पैट्रियट मिसाइलें देते हैं या नहीं। अगर ये मिसाइलें नहीं मिली तो ये यूक्रेन के लिए एक बड़ी हार साबित हो सकती है।